हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए जो भौतिक विषय होता है उसके जो विगत वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा लिए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं एबीसी, उसके अंतर्गत हमारे पास उस प्रश्न पत्र में, प्रत्येक प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले और 6 अंक वाले प्रश्न आते हैं। अब इस प्रश्न पत्र में आज हम लोग इस वीडियो में 1 अंक वाले प्रश्न का वीडियो देखेंगे या वीडियो बनाएंगे। चलिए, समय अगर ज्यादा हो जाएगा तो 2 भाग में आएगा, और अगर समय में हो गया तो एक ही भाग में आएगा, क्योंकि तो क्वेश्चन बहुत सारे, 5-6 सालों का, मतलब कम से कम 6 सालों का तो है। तो जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या प्रश्न लगा हुआ है। प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रवर्धक के रूप में के लिए आप एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर में से इसे पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ है प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर के रूप में एनपीएन ट्रांजिस्टर का को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके कई कारण है, यहाँ पर कारण भी स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं। देखो, एनपीएन मतलब एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, होल की तुलना में ज्यादा होती है, गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सुविधाजनक है, ठीक है, वो कौन सा रहेगा आपका, एनपीएन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। देखिए क्या लिखा है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स जो हमारा होता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं, ठीक है, की कुल जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी क्षेत्रफल से निश्चित, ठीक है, क्षेत्र से, इसमें से जितना विद्युत बल रेखा, ठीक है, वो हमारा गुजरेगा, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ये एक क्या है, प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि इसी सतह से कितना क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका जो हमारा सूत्र है वो 5 से दर्शाते हैं, ई डॉट ए, ठीक, अदिश गुणनफल होगा, और ये हो जाएगा ई ए और कॉस थीटा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो है चोक या बलबाश। ठीक है, ये हमारा चोक का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। द्रव्य तरंगों को परिभाषित करिए। मेटर वेव क्या होता है, जब कोई कण है वो गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी रहती है, इसे ही द्रव्य तरंग कहा जाता है। इसको डी ब्रॉगली ने बताया था। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बराबर लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। क्लियर हो गया बात, स्पष्ट हो गई बातें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऊष्मा तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है, ऊष्मा तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि वे अनुदैर्ध्य
न होकर क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक, और जैसे कि इंफ्रारेड है, किरण जो आती है ना सूर्य से, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जबकि ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य होती हैं, जिन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अब इसी में पूछा है रेडियो और ध्वनि तरंग के बारे में। तो हमने अभी बताया कि ध्वनि तरंग हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन? रेडियो तरंग। तो क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। उसका कारण वही है, रेडियो तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। केवल अनुप्रस्थ तरंगों को ही क्या किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। चलिए, डी ब्रॉगली को परिभाषित, तरंगों को परिभाषित करिए। अभी जो परिभाषा हमने दिया, जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्य की तरंग दैर्ध्य इस प्रकार होगी, तरंग दैर्ध्य बराबर h अपान mv। ठीक है, स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले। हमारा देख लीजिए क्या है अगला प्रश्न। अधिकतम प्रवर्धन के लिए आप ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विधा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में से किस विधा में प्रयुक्त करेंगे? इसका उत्तर होगा अधिकतम प्रवर्धन के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जक विधा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, CEM, कॉमन इमिटर मोड। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ये सही मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, परिभाषा है विपरीत आवेश और उनके बीच के गुणनफल। मान लेते हैं Q1 है, Q2। ठीक, दोनों के बीच विपरीत आवेश है, एक प्लस में है और एक क्या में है, माइनस में। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, यहाँ पर D लिखा है। चलिए, तो द्विध्रुव जो आघूर्ण है, दोनों का गुणनफल, द्विध्रुव को हम लोग दर्शाते हैं P से, Q इंटू 2D या 2L। ठीक है, मात्रक भी पूछा है। देखो भैया, Q है आवेश है, कुलाम होगा, D दूरी है, मीटर होगा, कुलाम मीटर हो गया। स्पष्ट है? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा का औसत मान कितना होता है? चलिए इसका जानते हैं जवाब। एक संपूर्ण जो चक्र है में प्रत्यावर्ती विभव एसी वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या है हमारे पास, क्या लिखा है इसमें? प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए, इसमें बोला है रैखिक आवेश घनत्व क्या है? इसका SI मात्रक। ठीक है, चलिए इसका उत्तर होगा, रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा जो है वह है किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित कुल रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चालक है जिसकी लंबाई L है और इस पर Q आवेश लगा हुआ है, आवेश Q है और इसकी लंबाई L है। तो एकांक लंबाई L लंबाई में कितना आवेश है? Q आवेश है। तो एकांक लंबाई में एक के लिए निकालोगे तो Q के बटे में क्या आ जाएगा? L। ठीक है, इसे लेमडा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक देखो, Q
Q का मतलब हो गया हमारा कूलाम आवेश, L मतलब लंबाई, तो बटे में आ जाएगा मीटर, तो इसीलिए है लिखा है कूलम प्रति मीटर। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या लिखा है हमारे पास। m इक्वल्स टू, द्रव्यमान पूछा है ना, याद रखेंगे, जिसकी तरंग दैर्ध्य दी गई है, फोटॉन है, उसकी जो गति है ना, समझ रहे हो, उसकी जो गति है वह गति प्रकाश के बराबर होगी, इसीलिए इसने v की जगह क्या लिख लिया है, c लिख लिया है। द्रव्यमान के बारे में पूछा है, ठीक है, तो अभी देखे थे तरंग दैर्ध्य के बारे में, डी ब्रोगली वाला, लेमडा इक्वल टू h अपान mv, देखे थे। अब ये जो v है मतलब वेग है, वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, इसीलिए v की जगह c हो गया है। ठीक, m ऊपर चला गया, लेमडा नीचे आ गया, तो इसलिए बना m बराबर एच बाई एम, सॉरी m तो ऊपर चला गया है, द्रव्यमान पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेमडा, और क्या हो जाएगा c हो गया। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य अगर इस लेमडा रहेगी तो h और c तो प्रकाश का वेग नियत है, प्लांक नियतांक नियत है, मतलब द्रव्यमान इस पर डिपेंड करे। अब देखिए लिखा है अगला, शुद्ध जर्मेनियम में बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? उत्तर इस प्रकार है, शुद्ध जर्मेनियम में जब हम लोग बोरॉन को मिलाते हैं, ठीक है, बोरॉन जैसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होगा, पी प्रकार का क्या होगा, अर्धचालक प्राप्त होगा। ठीक है, पी टाइप। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, पी टाइप का यह अर्धचालक प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? दर्पण की बात किया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये उत्तल अवतल वाले में जो दर्पण लेंस में कंफ्यूज होके जानते हुए भी सही कर डालते, मतलब गलत कर डालते हैं। तो देख लीजिए, अवतल दर्पण लिखा है यहाँ पर, नहीं बल्कि उत्तल दर्पण। देखो अब दोनों की चीजें बताता हूं मैं, ठीक है, जो सदैव आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। देखो ये जो है ना, ये दर्पण, ये हमारा कौन सा होगा, ये अवतल है, ठीक है। जब इसमें प्रकाश किरण आएगी ना, टकरा कर जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये क्या करेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, किसमें, अवतल में। हमको पूछा क्या है, आभासी और छोटा। आभासी मतलब सीधा, वो भी सदैव लिखा है, ऐसा नहीं कि इसमें बनता नहीं, इसमें भी बनेगा, आभासी बनता है लेकिन बड़ा बनेगा, छोटा का गुंजाइश ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छोटा गुंजाइश नहीं है, अगर मान लो आभासी बना तो छोटा गुंजाइश नहीं, बड़ा बनेगा। लेकिन ये वाले को देखिए, ये वाले में हमेशा और हमेशा आपको क्या करेगा, ये बाहर चला गया, परावर्तित हो गए। क्लियर हो गया? एक क्या होगा हमारा, ये चला गया, इधर इसका सी रहेगा, एफ रहेगा, ठीक है। कई तरीके से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वैसे ही। अगर यहाँ पर ये यहाँ टकराया तो जस्ट वापस इसको पीछे जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये देखो छोटा बन रहा है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I 0 है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसका होगा प्रत्यावर्ती धारा का यदि शिखर मान I 0 है तो उसका
वर्ग माध्य मूल मान जो है, ठीक है, आरएमएस बोलते हैं उसे, तो जो आई आरएमएस है वो हो जाएगा आई नॉट या आई शून्य बटे वर्गमूल 2। स्पष्ट है, एक नंबर के लिए है बस। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। और ये हमारा अगला क्या लिखा है, जब शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार। यहाँ पर ये भी हमारा क्या दिया है, शुद्ध जर्मेनियम बोल रहा है, यहाँ पर फिर एल्यूमिनियम मतलब वो त्रिसंयोजी है, ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो क्या बनाएगा, अभी अभी जैसे बोरान बनाया, बोरान भी पी टाइप बनाया, त्रिसंयोजी है, ये हमारा पी टाइप बनाएगा त्रिसंयोजी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अब देखो वहां पर पूछा था रैखिक आवेश घनत्व, तो यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसा ही मात्रक भी क्या लिखा है, जैसे वहां पर एकांक लंबाई में था, यहाँ पर एकक क्षेत्रफल हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ है। विद्यमान कुल आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं इसे सिग्मा, ठीक है, इसे सिग्मा द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर जैसे हमारा मान लो ये कोई पृष्ठ है जिस पर हमारा आवेश लगा हुआ है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, आवेश कुल क्यू है, तो ए में हमारा क्यू, तो एकांक वाले में क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, देखो क्यू क्या है, कूलाम में है, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर का वर्ग, तो कूलाम प्रति मीटर वर्ग इसका क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक हो जाएगा। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिष्ट धारा जो है उसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात है वह शून्य होता है, क्योंकि एक्स आई का जो मान है वो है मेरे पास 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। क्लियर हो गया, इनटू में रहेगा, गुणित में रहेगा आई। एक मिनट, प्रेरकीय प्रतिघात है, इंडक्टिव है, क्या हो जाएगा हमारे लिए, एल, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, तो फिर ये आई नहीं होगा, ये एल है, एक्सएल। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर जरा देख लो, ये एल होगा, नीचे आ गए, तो यहां पर देख लीजिए इसका जो क्या है, आवृत्ति क्या होती है, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, शून्य होती है, शून्य रखेंगे, एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर, म्यू आवृत्ति वाले फोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, म्यू वाला, स्पष्ट है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। म्यू आवृत्ति, ये आवृत्ति है, वहां पर एफ लिखा था, यहां पर म्यू, फोटॉन का जो द्रव्यमान है निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त होगा, एम बराबर एच म्यू अपान टी स्क्वायर। कैसे आया, अभी अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है, क्या देखा था, एक तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली वाला, वही प्रोटॉन से संबंधित है, प्रकाश की गति वाला, एच अपान, क्लियर हो गया, यहां पर आता हमारे पास एम और आता वी, वी की जगह चलिए सी लिखता हूं क्योंकि फोटॉन की बात है। अब यहां पर देखो बदलाव क्या हुआ है, बदलाव हुआ है लेमडा का, लेमडा माने तरंग दैर्ध्य, मतलब एक दूरी है समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय, ठीक है, बट्टे में ले आएंगे इधर सी को, मतलब
टी बटे में आएगा, और 1 बटा समय का मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है, म्यू। ठीक, क्लियर हो गया, ये बटे में आएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा गुणित में क्या हो जाएगा, म्यू। ठीक है, तो लेमडा की जगह क्या लिखाएगा, सी बाई म्यू। तो उसी को रख दिए हैं हम, लेमडा को गायब कर देंगे। चलिए यहाँ पर लेमडा की जगह रख देंगे हम, क्या आ जाएगा, सी बटा म्यू इक्वल टू एच एम और सी। ये एम ऊपर चला गया, म्यू ऊपर चला गया, और सी नीचे आ गया, तो फिर आ गए हमारे पास मान। वही चीजें हैं, अदला बदली होते रहेगी। क्लियर है, ये देखो आ गया, स्पष्ट हो गया बात। तो इस तरह से आपके पास यदि आवृत्ति पता है, रख दीजिए। पढ़ते हैं अगले के लिए। इस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, आवर्धित प्रतिबिंब अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, आवर्धित माने होता है बड़ा वाला, और बड़ा वाला आपका जो बनेगा वो है अवतल पे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण पे आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा, अवतल दर्पण। कारण भी बता दिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। क्या बोल रहा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। चलिए देख लीजिए, इसका द्रव्यमान क्या होगा, विराम द्रव्यमान 0 होगा। कारण अभी द्रव्यमान इक्वल टू क्या बताया हमने, एच म्यू अपान क्या रहेगा, सी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा एक और इसी में लिखते हैं, एच इक्वल टू विराम में है, रेस्ट मास है। ठीक, क्लियर हो गया बात। मतलब विराम में मतलब वो क्या रहेगा हमारे पास, क्लियर। तो यहां पर जब देखेंगे उसका मास को तो कितना हो जाएगा, अगर उसको हम लोग v उसका देखेंगे, रेस्ट मास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या लिखा है, जब शुद्ध जर्मेनियम में, ठीक है, एंटीमनी की अशुद्धि में लाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यहां पर देखो, ये जो एंटीमनी है ये पंच संयोजी है, पेंटावेलेंट है। जब इसको मिलाएंगे, त्रिसंयोजी को मिलाओगे तो पी टाइप का, और पंच संयोजी पेंटावेलेंट को मिलाओगे तो आपको एन प्रकार का क्या देगा, अर्धचालक देगा। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले के लिए। आयतन आवेश घन, तो एक बार रैखिक बोला, एक बार पृष्ठीय बोला, और सेम उसी डिजाइन में आ जाएगा आपका आयतन वाला। तो किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में स्थित कुल आवेश का जो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, इसे हम लोग रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, रो। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू अपान बी। मान लेते हैं किसी ठोस के अंदर, ठीक है, पूर्ण रूप से ये आवेश इसके पृष्ठ पर है, कितना आवेश है मान लेते हैं इसके अंदर, क्यू। इसका आयतन हमारे पास है, मान लेते हैं v। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, v के लिए q, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, q बटा v। मात्रक भी उसी प्रकार आसान हो जाएगा, q का मतलब कुलाम, v मतलब आयतन मतलब मीटर की घात 3। यहाँ पर लिखा है कुलाम प्रति घन मीटर। बढ़ते हैं अगले के लिए। क्या लिखा है, दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात, अभी प्रेरकीय था, अभी संधारित्रीय है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एक सूत्र है, एक्स सी कैपेसिटेंस 1 अपान क्या रहेगा, 2 पाई एफ मतलब उसकी आवृत्ति, और सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक, संधारित्र उसका क्या दिया है यहां पर। अब यहां पर आवृत्ति क्या होगी, दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है।
जैसे ही आवृत्ति को शून्य रखेंगे, बटे में है, इसी का बटा अगर शून्य करोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए आवृत्ति शून्य होती है ना, और हमारा जो संधारित्री प्रतिघात है वह हमारा अनंत होता है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। बहुत सरल जवाब है, और इसका आप उत्तर लिखेंगे समतल दर्पण। ठीक है, स्पष्ट हो गया बात। चलिए, समांतर आएगा तो जाएगा ही, सीधा चला जाएगा, जाएगा ही, कहीं से वो गुजरेगा नहीं मुख्य अक्ष में, मतलब अनंत हो गया। चलिए देख लीजिए, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है। तो बिंदु के लिए गोलाकार रहेगा, ठीक है। बिंदु के लिए वो चारों दिशाओं में क्या होगा, किसी आप बिंदु से चारों दिशाओं में जब करेंगे आपको गेंद की आकृति मतलब गोलाकार बनेगा आपका। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बनते हैं अगले के लिए। क्या लिखा है, क्या विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि। विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक अभी हमने बताया था। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये अदिश राशि है, दूसरा चीज इसका मात्रक बोल रहा है, ठीक है। तो मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स। क्लियर है, ई इंटू ए। क्लियर हो गया बात, बात स्पष्ट हो गई। ये है हमारा फाई इक्वल टू विद्युत फ्लक्स ना, गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, तो हम क्या कहेंगे, और इसका ये जो डॉट आता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं यहां पर अगला हमारा, फिर क्या लिखा है ये, डी ब्रोगली तरंग की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए क्या क्या है, पहला विशेषता, डी ब्रोगली तरंग पदार्थ के कणों से जुड़ी होती है, अर्थात गतिमान कण, ध्यान से दीजिए, तरंग की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा कण की गति के साथ संबंधित होती है, और इसका मान जो है दूसरा ये है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, जहां एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है। ये दो उसके क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, विशेषता। अगला देखते हैं हम लोग, किसी संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। पश्च अभिनति में रखने के लिए, तो देखिए किसी संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखने के लिए उसे डायोड के पी छोर को, ठीक है, ऋणात्मक और उसके बाद एन छोर को बैटरी के धनात्मक, ठीक है, से जोड़ा जाता है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अब हमारा क्या दिया, अगला दिया है, विशुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो विशुद्ध संधारित्र प्योर कैपेसिटर युक्त जो हमारा है परिपथ में वोल्टता, वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर है वो कितने का होता है, 90 डिग्री, जिसमें धारा है वोल्टता से क्या होती है, 90 डिग्री आगे आ जाती है, ठीक है। स्पष्ट हो गया बात, ठीक है। चलिए यहां पर हमारा आई रहेगा, क्लियर हो गया बात। फिर ये हमारा क्या रहेगा, 90 आगे रहेगा। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए,
ट्रांजिस्टर में संग्राहक को किसी विद्युत परिपथ में किस अभिनत में जोड़ते हैं? संग्राहक को बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब जानते हैं। ट्रांजिस्टर में संग्राहक को सदा पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले के लिए। फिर वही डी ब्रोगली को फिर से परिभाषित कीजिए, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ये बता चुके हैं अभी। अब हमारा अगला है, इसके अंतर्गत लिखा है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोल रहा है। उस बार फ्लक्स को बोला था ना, विद्युत फ्लक्स। इस बार क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक क्या है? प्रकार की सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। स्पष्ट हो गया बात, ठीक है। तो चलिए यहां पर जरा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है? सदिश राशि है। दूसरा इसका मात्रक है, वो क्या होगा हमारे पास? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये ऐसा होता है E इक्वल्स टू एफ अपान क्यू, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद लिखा है विशुद्ध प्रेरक युक्त। इस बार प्रेरक युक्त लिखा है, ठीक है। एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कालांतर कितना होता है? कितना होगा? विशुद्ध प्रेरक युक्त एसी वोल्टता धारा के बीच कालांतर है, वो भी क्या होगा? 90। धारा इसमें क्या होती है? 90 आगे होती है, सॉरी, वोल्टता हमारी है वो क्या होगी? 90 आगे होगी। थोड़ा सा यहां पर बता दिया मैंने, दो खाली 90 डिग्री बता दिया, ठीक है। यहां पर वोल्टता ऐसा आगे रहेगा, ये हमारा वोल्टता रहेगा, ये धारा से 90 डिग्री। क्लियर हो गया? यहाँ वोल्टता है वो आगे रहेगा, उसको नीचे बनाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, मैंने यहाँ पर भी बनाया था, वहां पर आई बनाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो दिया है, अगला प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है, तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है, चाहे प्रकाश स्रोत बिंदु हो या रैखिक? ठीक है, अगर रैखिक रहेगा तो क्या बनेगा? बेलनाकार। बिंदुवत होगा तो कैसे बनेगा? बिंदुवत होगा तो गोलाकार। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब हमारे पास लेकिन यहां एक कंडीशन दे दिया है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, जब प्रकाश स्रोत स्लिट के बीच दूरी असीमित इन्फिनाइट होती है, तो सदैव क्या बनेगा? समतल तरंगाग्र बनेगा। देखो, अगर खाली बिंदु रहे एक निश्चित दूरी के लिए रहेगा तो वो गोलाकार बनेगा, रैखिक रहे तो बेलनाकार बनेगा। लेकिन यही दूरी असीमित हो जाए तो क्या बनेगा? हमेशा समतल बनेगा। स्पष्ट हो गया बात? तो चलिए, आज हमारा 1 नंबर वाला जो प्रश्न है, उसमें हम आज इतना ही हम कर रहे हैं भी। इसका इसमें काफी समय हो चुका है हमारा, ठीक है। अगला भाग इसका लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो आपको ये कैसा लगा। जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।